जब तानाशाह की हद पार हो जाए तो सोचिए जनता नेताओं की सिंहासन को भी उखाड़ फेंकती है। ऐसा ही कुछ हुआ नेपाल में। सोशल मीडिया बैन होने के बाद युवाओं में आक्रोश देखने के लिए मिला और सोचिए नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। ये जनता की एकता की वजह से हुआ है। सोचिए नेपाल में जिस तरीके से लगातार नौकरियां खत्म की जा रही थी, रोजगार खत्म किया जा रहा था, युवाओं को बेरोजगार, बेसहारा, असहाय बनाया जा रहा था, सोशल मीडिया को भी बैन कर कर जनता का रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही थी। सोचिए कैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर की रोजी रोटी चलाने का माध्यम ढूंढने लगे हैं, ब्लॉग बनाने लगे हैं, वीडियो बनाने लगे हैं। ये भी सरकार अब उस पर भी ताला लगाने का काम कर रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म सरकार ने नेपाल में बैन लगाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो सरकार पर भारी पड़ गई। सोचिए तानाशाह जब अपनी क्रूरता की हदें पार करता है तो कितना भी मजबूत तानाशाह हो, कितना भी रहा हो, जनता उसको उखाड़ कर ज़रूर फेंकती है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोच, भारी विरोध के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। भारत में तो इस्तीफा देने का दौर 2014 में ही ख़त्म हो गया था। 21 मौतें लगभग ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन सोचिए मणिपुर में इतनी भयावह घटना हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते। गुजरात में प्लेन क्रैश हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। किस तरीके से ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है, ट्रेनें पलट जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। और किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला जाता है नेपाल जैसे देश में, युवाओं ने, जिसको जनरेशन जेड कहा जाता है, जेनजी ने इतना भयानक प्रोटेस्ट किया कि युवाओं ने बता दिया कि जनता कितनी भी क्रूरता पर आए, जनता जब अपनी पर आती है तो उस क्रूरता को भी ख़त्म कर कर कुर्सी से कॉलर पकड़कर उखाड़ कर फेंकने का भी काम जानती है। और यही होना चाहिए भारत में। जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोचिए यहाँ कोई इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पे सवाल पूछने वाले रीढ़ विहीन पत्रकार साहस नहीं दिखा पाते हैं कि सरकार से भी सवाल करना चाहिए। नेपाल की ओली ने रिजाइन दे दिया है तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये तस्वीर देखिए कितनी भयावह प्रदर्शन किया गया है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। किस तरीके से सोशल मीडिया बैन करने पर सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, सोशल प्लेटफॉर्म को बंद कर कर जनता को किस तरीके से बर्बाद कर रही है, जनता को किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है, अब उसको अपनी कुर्सी, राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ रहा है। सिर्फ 19 मौतों पर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। हमारे वाले तो 750 किसानों की मौत पर भी पूछ रहे थे, मेरे लिए मरे थे क्या? तो देश के प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया और चर्चाओं का सबसे ज़्यादा विषय बना हुआ है। और जनरेशन ने नेपाल में बता दिया कि तानाशाह कितना भी ताकतवर हो, जिस दिन सत्ता पर काबिज, ज़्यादा दिन सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता, एकता बदलाव ला सकती है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। सोचिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्तीफा दे दिया। हमारे वाले तो चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे और सिर्फ क्या करते हैं, टिकटॉक को बैन कर देते हैं। वहीं चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झुलाना चाहते हैं, झूला झुलाकर खुश करने का काम करते हैं। चाइना जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके गले लगने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं आ सकती है। नेपाल में अब तक पुलिस की गोलियों से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 145 से अधिक घायल हैं। पुलिस गोलीबारी में एक भी नेता के बच्चे नहीं मरे, ना कोई घायल हुआ। कारण नेता और अमीर नेपालियों के बच्चे आंदोलन नहीं करते। पूरी दुनिया में आंदोलन केवल मध्यम वर्ग और गरीब तबके के युवा करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। दुनिया में संविधान, लोकतंत्र बचाने का जिम्मा गरीब युवाओं पर है। धर्म
और संस्कृति का बचाने का ठेका गरीब मध्यम वर्ग के युवाओं ने ले रखा है। धर्म, देश, देशभक्ति से अमीरों को कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों को ये लोग विदेश में पढ़ाते हैं मरने के लिए, लड़ने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म के नाम पे मरने के लिए। ये लोग देश के मध्यम, गरीब, ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक, असहाय लोगों को टारगेट कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश के नेताओं ने भ्रष्ट में इतने तब्दील हो जाते हैं कि ये सिर्फ जनता की जान को जान नहीं समझते हैं और कैसे कुर्सी की चमक में अंधे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी थी। जनता, सारी सरकार भ्रष्टाचार में लगी थी। इसके मंत्री घमंड में पागल थे। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार से बिजनेसमैन के लिए काम कर रही थी। जनता की सुनवाई न थी। आखिरकार जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो नेपाल से शायद भारत को भी सीखने की ज़रूरत है। नेपाल में ऊर्जा मंत्री का घर, वहां के राष्ट्रपति के निजी घर पर भी कब्जा। बोली सरकार का जाना तय है, जितना जल्दी जाए उतनी ज़्यादा शांति आएगी। नेपाल का उदाहरण बताता है कि कभी भी जनता को एक सीमा से आगे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेपाल में भ्रष्टाचार के चरम और सोशल मीडिया पर बैन के चलते हो रहे प्रदर्शन का ये तस्वीर देखिए कितनी भयानक है। तो जनता जब बर्दाश्त की सीमा पार कर लेती है तो जनता सड़कों पर आती है और सड़कों पर आकर ऐसा तांडव करती है कि अच्छे अच्छे सिंहासन जो हैं डोलने लगते हैं। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली को इस्तीफा देकर रफू चक्कर होना पड़ा, वो भी इसलिए कि तानाशाह को बरकरार रखना चाहते थे। भ्रष्टाचार में लिप्त KP ओली किस तरीके से अपने आसपास मंत्रिमंडल को खुश कर रहे थे, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे थे, वहीं नेपाल की जनता के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा था। रोजगारों पर ताला लगाया जा रहा था, नौकरियां ख़त्म की जा रही थी। जनता ने जब कुर्सी उखाड़ने का फैसला किया तो सबसे बड़ा मैसेज दिया कि जब नेपाल कर सकता है तो भारत की जनता क्यों नहीं कर सकती। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।